अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्या हाल है स्टूडेंट? उम्मीद है आप खरीद से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है हेमाटोलॉजी। आज जो मैं आपको के साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा उसका नाम है हेमाटोलॉजी। सबसे पहले हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें कि हेमाटोलॉजी जो है ये टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। हेमा मीन ब्लड एंड लोगोस मीन स्टडी। इट मीन्स कि हेमाटोलॉजी जो डेफिनेशन है, जो हेमाटोलॉजी की फील्ड है, इसमें हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं। Second point, hematology is the branch of medicine concerned with the study of physiology and pathology of blood and management of various blood disorder. हेमाटोलॉजी जो है ये मेडिसिन की भी एक ब्रांच है जिसमें हम ब्लड की फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी या फिर हम उसकी जो ब्लड डिसऑर्डर की जो मैनेजमेंट है उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो भी हम हेमाटोलॉजी में करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये जो ब्लड की फिजियोलॉजी है, इससे क्या मुराद है? फिजियोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो फिजियोलॉजी हमारी बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, जो हमारे जितने भी आर्गन हैं, डिफरेंट आर्गन हैं, उनमें जो उनका स्ट्रक्चर या उनका फंक्शन जो हम स्टडी करते हैं वो फिजियोलॉजी में है। तो अब ये ब्लड की फिजियोलॉजी में क्या मतलब है कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसमें अगर कोई डिजीज़ है या उसमें कोई मतलब कोई अगर डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन है, उसकी अगर हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो उससे के लिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत होगी, तो उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो भी हमें हेमाटोलॉजी में है। उसके बाद पैथोलॉजी ऑफ ब्लड। अब पैथोलॉजी का क्या मतलब है? पैथो में डिजीज़ एंड लॉजी में स्टडी, इट इज़ स्टडी ऑफ डिजीज़। मतलब कोई ब्लड में कोई इस तरह कोई डिजीज़ है, जाहिर सी बात है ब्लड से रिलेटेड ही हमें जितनी भी डिजीज़ होती हैं ब्लड से रिलेटेड ही होती हैं। तो ब्लड में की जो डिजीज़ है उसकी जो ट्रीटमेंट हम करते हैं वो भी हम, ये जो हेमाटोलॉजी है वो हेमाटोलॉजी और मेडिसिन की जो सब्जेक्ट है वो जब हम आपस में मिला के जो हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो हम इस हेमाटोलॉजी में करते हैं। या कोई ब्लड डिसऑर्डर अगर हो गया, ब्लड में डिसऑर्डर का मतलब है कोई हमारी बॉडी में ल्यूकीमिया हो गया, एनीमिया हो गया। एनीमिया तो आपको पता होगा कि डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल, जब नॉर्मल रेंज से रेड ब्लड सेल जो है उसकी डेफिशिएंसी होगी कम होगी तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। फिर अगर ल्यूकीमिया की बात करें तो जिस तरह वाइट ब्लड सेल है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, जो हमारी जो उसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। अगर हमारी बॉडी में एंटीजन कोई इंटर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट करेगा, वो एंटीबॉडी है, तो उसको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ है उसको हमारी बॉडी में जो है वो उससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसकी अगर कोई डिजीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल जो वाइट ब्लड सेल है उसकी नॉर्मल रेंज है 4000 से 11,000, और अगर उसकी नॉर्मल रेंज से जो है वो इंक्रीज़ कर गई है वैल्यू, फॉर एग्जांपल 50,000 60,000 से भी अबव है, उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। वो कैंसर केसेस में होता है। तो उसकी भी जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी जो हम मेडिसिन लेते हैं वो भी हम हेमाटोलॉजी में स्टडी करते हैं। थर्ड पॉइंट है हेमाटोलॉजी इनकम्प्रेसेस द स्टडी ऑफ ब्लड सेल एंड कोआगुलेशन। हेमाटोलॉजी में हम ब्लड सेल के बारे में भी स्टडी करते हैं, कोआगुलेशन। ब्लड सेल का मैंने अभी आपको बता दिया है कि वाइट ब्लड सेल भी हो सकते हैं, प्लेटलेट्स भी हो सकते हैं, रेड ब्लड सेल भी हो सकती है। उनके अगर कोई डिजीज़ आ रही है, जिस तरह वाइट ब्लड सेल का भी मैंने आपको बताया, अगर जिस तरह ल्यूकीमिया हो गया या फिर रेड ब्लड सेल में अनीमिया हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल, या फिर प्लेटलेट्स में अगर कोई उसका अगर कोई डिसऑर्डर है प्लेटलेट्स का। जिस तरह प्लेटलेट्स का क्या रोल होता है, ये हमारी बॉडी में कोगुलेशन का रोल प्ले करता है। अगर हमारी बॉडी के ऊपर कोई कट लग गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, वहाँ पर अगर बॉडी के ऊपर कोई कट लग गया तो ये जो प्लेटलेट्स हैं जो वहाँ पर जाके क्या करेंगी, एक्ट करेंगी, और वहाँ पर ये प्लेटलेट्स जो सेल्स हैं वो अटैच होगी और उसको क्लाट कर देंगी, ताकि जो ब्लड है बॉडी का वो बाहर ना हो सके, आउटसाइड द बॉडी जो है वो वेस्ट ना हो सके। तो इसको जो हम स्टडी करते हैं वो भी हम हेमाटोलॉजी में स्टडी करते हैं। कोगुलेशन का मैंने आपको बताया कि कोगुलेशन जो है ये ब्लड क्लाटिंग फैक्टर है, ये हमारी बॉडी में ब्लड को क्लाट करती है, तो उसकी भी जो हम स्टडी करते हैं वो हेमाटोलॉजी में करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग डिजीज दैट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स सच एज ब्लड सेल, हेमोग्लोबिन, ब्लड प्रोटीन, बोन मैरो, प्लेटलेट्स, ब्लड वेसल, स्प्लीन एंड द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। इसमें इन्वॉल्व होती है डिफरेंट डिजीजेज, उनकी ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है। जिस तरह ये प्रोडक्शन ऑफ ब्लड है, मतलब कि हमारी बॉडी में जो ब्लड की प्रोडक्शन होती है ना, ब्लड जो बनता है, उसमें अगर कोई डिजीज़ आ रही है, सही तरह ब्लड नहीं बन पा रहा, तो उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो भी हम जो ट्रीट करते हैं वो हेमाटोलॉजी में हम
ट्रीट करते हैं। जब एंड इट्स कंपोनेंट्स, जब बाकी अदर जो कंपोनेंट्स है जिस तरह ब्लड सेल्स हो गए, हेमोग्लोबिन। अच्छा, ब्लड सेल का मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल हो सकते हैं, रेड ब्लड सेल हो सकते हैं, प्लेटलेट्स हो सकती है, उनकी जो ट्रीटमेंट है वो भी हेमाटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, हमारे सेल्स के अंदर पाई जाती है, और ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प करती है। जो हम ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी हम जो ऑक्सीजन लेते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं ऑक्सीजन को, वो क्या करती है, वो ये हेमोग्लोबिन जो है ये लंग से लेकर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती है, और हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से लेकर हमारे जो लंग्स है उससे लेकर हमारी जो बॉडी है इसके एक्सलेशन का प्रोसेस जो है ये प्ले रोल अदा करती है, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में हेल्प करती है। उसके बाद ब्लड प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन एंड बोन मैरो। अच्छा, बोन मैरो जो है ये हमारी ये बोन मैरो का क्या काम होता है? बोन मैरो ये जो ब्लड सेल का मैंने आपको बताया ना कि वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है, रेड ब्लड सेल, इनकी जो प्रोडक्शन होती है, जो बनती है बेसिकली ये बोन मैरो में बनते हैं। अगर उस बोन मैरो में अगर कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिम्टम है, तो वो भी हम स्टडी करते हैं हेमाटोलॉजी में। उसके बाद प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स जो है ये क्लाटिंग फैक्टर है, ब्लड को क्लाट करता है। इसमें कोई डिजीज़ आ रही है या कोई डिसऑर्डर है तो वो भी हम इसी हेमाटोलॉजी की जो फील्ड है इसी में ही आता है। या फिर ब्लड वेसल्स में कोई इशू है, या स्प्लीन में, या कोगुलेशन का जो मेकनिज़म है उसमें कोई इफेक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई डिजीज़ है, तो वो भी हम हेमाटोलॉजी में उसको ट्रीट करते हैं। बेसिकली ये जो पॉइंट है तो इसमें हम इसकी जो जितनी भी डिजीज़ है उसकी हम ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ये आपको पिक्चर में ये नज़र आ रहा है, ये बोन मैरो है, यहाँ पर जो है ये ब्लड बनता है, ये उसके कनेक्टिव टिश्यू है, ये बोन मैरो है। वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी हम हेमाटोलॉजी में स्टडी करें। जो हेमाटोलॉजी और मेडिसिन की जो फील्ड है ना, इनको जो लिंक करती है, उसमें हम मेडिसिन का देखेंगे कौन सी मेडिसिन जो है इसमें अफेक्ट कर सकती है, इसमें असर कर सकती है। उसके लिए हम माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं, वो भी ब्लड से रिलेटेड है। हम ब्लड लेंगे, उसका पेशेंट से सैंपल लेंगे, उससे हम चेक करेंगे कि वो पेशेंट जो है उसमें कौन सी जो है वो डिजीज़ है बोन मैरो में। हम उसको अगर ब्लड का टेस्ट करेंगे तो उसका हम पता चल जाएगा कि हम इसकी ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, या फिर हम उसका कल्चर कर सकते हैं। हम उसको पता चल सकता है कि इसमें कौन सी एंटीबायोटिक काम कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है ब्लड का बहुत मेन रोल है। ब्लड से हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी में जितने भी जो डिजीज़ हैं वो मेनली जो है वो ब्लड से पता चलते हैं। कोई पेशेंट अगर पेशेंट की हम डिजीज़ का पता करना है तो हम सबसे पहले पेशेंट का जो है वो सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, तो उससे हम टेस्ट कर सकते हैं, लैब में मुख्तलिफ टेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें हमें पता चल सकता है कि कौन सी डिजीज़ है, तो फिर उससे रिलेटेड हम उसकी ट्रीटमेंट बहुत ईजीली कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि द लेबॉर्ट्री वर्क दैट गोज इनटू द स्टडी ऑफ ब्लड इज फ्रिक्वेंटली परफॉर्म बाय मेडिकल टेक्नोलॉजीज और मेडिकल लेबॉर्ट्री। अभी मैंने आपको बताया कि हम जो लैब में जो है वो ब्लड से रिलेटेड जो है ब्लड से हम डिजीज़ का कंफर्म कर सकते हैं कौन सी डिजीज़ है। मेडिकल टेक्नोलॉजीज एंड मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट जो हैं ये लैब में वर्क परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद वो रिज़ल्ट जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका रिज़ल्ट जो है वो निकालते हैं कि जो पेशेंट है उसको कौन सी डिजीज़ है। तो वो भी जो है वो बेसिकली हम ब्लड से ही वो है टेस्ट करते हैं। तो ब्लड का जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी इज प्रैक्टिस बाय स्पेशलिस्ट इन द फील्ड हु डील विद डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ पीपल विद ब्लड डिसऑर्डर्स रेंजिंग फ्रॉम एनीमिया टू ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, एनीमिया एंड हेमोस्टेटिक डिसऑर्डर आर एसोसिएटेड विद हेमाटोलॉजी। अच्छा, उसके बाद अगर हम इस हेमाटोलॉजी के स्कोप की बात करें तो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हेमाटोलॉजी का। इससे जो है हम मुख्तलिफ डिजीज़ जो है वो कंफर्म कर सकते हैं कि किसी पेशेंट के बॉडी में कौन कौन सी डिजीज़ हैं। इस तरह हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ पीपल विद ब्लड डिसऑर्डर। अगर ब्लड में कोई डिसऑर्डर है जिस तरह अनीमिया है, ल्यूकीमिया है, ये ल्यूकीमिया हो गया, अनीमिया हो गया, हेमोस्टेटिक डिसऑर्डर, ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, तो उसकी जो हम स्टडी करते हैं या उसको हम हेमाटोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो हेमाटोलॉजी का स्कोप है वो बहुत अहम है हमारी लाइफ में। उसके बाद सम कॉमन हेमाटोलॉजी का डिसऑर्डर, अगर वैसे तो बहुत हेमाटोलॉजी का डिसऑर्डर हैं, तो अब अगर हम कुछ अगर हम स्टडी करें तो वो सबसे पहले न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो मतलब हम अगर कोई न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसमें हम आयरन की जो है वो हम कम इंटेक कर रहे हैं, बॉडी के अंदर आयरन की जो
या वो डिफिशेंसी है तो उस पर वो जो है वो न्यूट्रिशन डिफिशेंसी एनीमिया कहलाती है। आयरन की जब डिफिशेंसी होगी हमारी बॉडी में तो ये वो कौन सी डिजीज़ होगी, न्यूट्रिशन डिफिशेंसी एनीमिया एंड मैगोब्लास्टिक एनीमिया। मैगोब्लास्टिक एनीमिया का मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारी बॉडी का जो रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं उनका जो नॉर्मल साइज़ होता है ना उससे जो है वो लार्ज हो जाता है, उसको हम मैगोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अच्छा सेकंड हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है हीमोग्लोबिनोपैथीज, फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया। इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, कौन सी डिजीज़ है। एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जो अभी मैंने आपको बताया ना कि हीमोग्लोबिन जो है ये हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। तो उसकी जब मॉलिक्यूल जो है वो जब वो उनकी प्रोडक्शन होती है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो मतलब एबनॉर्मल जो है वो उसका हमारी बॉडी में है रोल है, उसका कोई डिसऑर्डर हो सकता है, उसके सिम्टम हो सकते हैं। वो हमारी बॉडी में अगर सही ऑक्सीजन नहीं ट्रांसफ़र होगी तो उस डिजीज़ को हम हीमोग्लोबिनोपैथीज कहते हैं। थर्ड है एंजाइमोपैथी, ये भी जो है ये डिजीज़ भी ब्लड से रिलेटेड है, जिस तरह फॉर एग्जांपल G6PD डेफिशिएंसी। उसके बाद 4 नंबर पर डिसऑर्डर है हेमोस्टेटिक डिसऑर्डर सच एज हीमोफीलिया। अब हेमोस्टेटिक डिसऑर्डर सच एज हीमोफीलिया का मैं आपको बताता हूँ कि ये हीमोफीलिया जो है ये कौन सी डिजीज़ है। इसमें जो है ये हमारी बॉडी में जो ब्लड है ना वो क्लाट होने का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली सही तरह क्लाट नहीं हो सकता, इस प्रोसेस को हम हीमोफीलिया कहते हैं। और ये जो हमने डिसऑर्डर पढ़े हैं जो हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये जो है ये मेन जो है हमारी बॉडी में हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इसको हम आपने के साथ मैंने शेयर किया, डिस्कस किया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको कन्फर्म हो गया होगा। जो मैं आपको आज हेमाटोलॉजी का लेक्चर आज मैंने आपको दिया है, इससे जो ब्लड डिसऑर्डर है, टाइप्स ऑफ ब्लड पढ़े हैं, ल्यूकीमिया क्या होते हैं, थैलेसीमिया क्या होते हैं, ल्यूकीमिया हो गया, एनीमिया हो गया, मैगोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, या फिर उस हेमाटोलॉजी का स्कोप क्या है हमारी लाइफ में। तो ये मैं आपके साथ डिस्कस किया। अगर स्टूडेंट फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।